जिस नेता के संसद में दाखिल होने पर असमंजस था, जिसकी पार्टी के पास संसद में सिर्फ एक सीट थी, जिसे लगातार जनता ने ठुकराया, वो व्यक्ति आज श्रीलंका का राष्ट्रपति बन गया है। ये कहानी रणिल विक्रमसिंघे की है। अभी तक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे विक्रमसिंघे चुनाव जीत गए हैं। 20 जुलाई को संसद में हुई वोटिंग में उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया। आज हम जानेंगे संसद में एक सीट पाने वाले रणिल विक्रमसिंघे ने बहुमत कैसे जुटाया, रणिल विक्रमसिंघे की कहानी क्या है और उनके चुनाव जीतने से श्रीलंका में क्या बदल जाएगा। श्रीलंका के बाद बात होगी एक लिस्ट की। इसमें बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, पासपोर्ट की ताकत डिसाइड कैसे होती है और इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान कहां पर आते हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, मगर पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात श्रीलंका की होगी। श्रीलंका को फुल टाइम राष्ट्रपति मिल गया है। 15 जुलाई को गोटाबया राजपक्सा के इस्तीफे के बाद एक कुर्सी खाली थी। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देना पड़ा और इसी वजह से पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव संसद में वोटिंग के जरिए हुआ। आमतौर पर कैसे होता है? श्रीलंका में राष्ट्रपति सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले और राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले अपना नाम दर्ज कराते हैं। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में 35 उम्मीदवार थे। फिर इन नामों पर वोटिंग होती है। इसमें श्रीलंका के सभी योग्य मतदाता वोट डालते हैं। जिस कैंडिडेट के खाते में 50% से अधिक वोट आते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर 50% वोट ना आए तो क्या होता है? श्रीलंका के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा ही एक कैंडिडेट ने 50% से अधिक वोट पाए हैं और पहले राउंड की गिनती के बाद ही स्पष्ट विजेता मिल गया है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है? ऐसी स्थिति के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। श्रीलंका में अभी भी बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है। वोटर्स को प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। वोटर्स प्राथमिकता के आधार पर 3 उम्मीदवार चुन सकते हैं। जो सबसे अधिक पसंद हो उसे पहला नंबर, उससे कम पसंद हो वो नंबर 2, उससे कम पसंद को तीसरा नंबर दिया जाता है। अगर पहले राउंड की गिनती में किसी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो अगले प्रेफरेंस की गिनती कराई जाती है। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबया राजपक्सा को पहले राउंड में ही 52.25% वोट मिले थे। इसी वजह से दूसरे राउंड की जरूरत नहीं पड़ी थी। श्रीलंका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 बरस का होता है। अगर किसी वजह से बीच में कुर्सी खाली होती है तो संसद सीक्रेट बैलेट के जरिए नए राष्ट्रपति को चुन सकती है। इस तरह के चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं। मान लीजिए जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली हुआ हो उस समय संसद भंग हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में नई संसद के अस्तित्व में आने का इंतजार किया जाता है। नई संसद के पास नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 1 महीने का वक्त होता है। आज हम श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसेस आपको क्यों समझा रहे हैं, ये भी बताते हैं। दरअसल श्रीलंका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी संसद के पास आई थी। वजह गोटाबया राजपक्सा का इस्तीफा। सामान्य स्थिति में गोटाबया का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होने वाला था, लेकिन जनता के विरोध के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 जुलाई को गोटाबया ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी संसद की थी। संसद को अपने बीच से नया राष्ट्रपति चुनना था। 19 जुलाई को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। इस दिन पता चला कि 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है। रणिल विक्रमसिंघे, डलास अलाहापेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायका। रणिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे।
उन्हें गोटाबया की पार्टी श्रीलंका पोडुजना पेरामुना का समर्थन था, जबकि डलास को समागी जन बिलावेगाया का सपोर्ट मिला। एसजेबी के नेता सजित प्रेमदासा ने अंतिम समय पर अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने अपनी जगह पर डलास का नाम आगे किया। यहां से तस्वीर साफ हो गई थी। मुख्य मुकाबला विक्रम सिंघे और डलास के बीच था। 20 जुलाई की सुबह 10 बजे संसद का सत्र आहूत किया गया। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी शुरू हुई। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सदस्य हैं। वोटिंग के दौरान 2 सांसद अनुपस्थित रहे। इससे संख्या पहुंच गई 223 पर। गिनती शुरू हुई तो 4 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जब अंतिम नतीजे आए तो रनिल विक्रमसिंघे के खाते में 134 वोट पड़े थे, डलास को 82, जबकि अनुराग को सिर्फ 3 वोट मिले। चूंकि वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, इसलिए यह पता नहीं चलता कि किस सांसद ने किसके पक्ष में वोट डाला। लेकिन इतना साफ जरूर है कि गोटाबया की पार्टी के सांसदों ने एक तरफ से विक्रमसिंघे को वोट दिया। इस तरह रनिल विक्रमसिंघे को स्पष्ट बहुमत मिला। उन्हें श्रीलंका का 8वां राष्ट्रपति चुन लिया गया है। विक्रमसिंघे 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब ब्रीफ में विक्रमसिंघे की कहानी भी जान लेते हैं। रनिल विक्रमसिंघे का जन्म श्रीलंका की आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकील के तौर पर की थी। 1970 के दशक में वो राजनीति में आए। 1977 में उन्हें पहली बार सांसद चुना गया। विक्रमसिंघे को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके चाचा जूनियस जयवर्धना 1978 से 1979 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। जयवर्धना ही वो नेता थे जिन्होंने संविधान बदलकर राष्ट्रपति के पद को प्रधानमंत्री से अधिक ताकतवर बनाया। विक्रमसिंघे के परिवार का अपना अखबार था। 1973 में श्रीलंका सरकार ने उनकी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। विक्रमसिंघे पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। विक्रमसिंघे की पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। ये पार्टी श्रीलंका की आज़ादी के 74 में से 38 सालों तक सरकार का हिस्सा रही है। इस पार्टी ने अभी तक श्रीलंका को 4 राष्ट्रपति और 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। विक्रमसिंघे 2 बार राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं। 1999 में चंद्रिका कुमारतुंगा से और 2005 में महिंदा राजपक्सा से। जहां तक प्रधानमंत्री पद की बात है, विक्रमसिंघे 1993 में पहली बार पीएम बनाए गए थे। आखिरी बार उन्हें मई 2022 में प्रधानमंत्री बनाया गया था, महिंदा राजपक्सा के इस्तीफे के बाद। इस समय विक्रमसिंघे की यूएनपी के पास संसद में सिर्फ 1 सीट है, खुद उनकी। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में 196 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 29 सीटों के सांसद पार्टियों को हासिल वोटों के आधार पर तय किए जाते हैं। 2020 के संसदीय चुनाव में विक्रमसिंघे हार गए थे। डायरेक्ट वोटिंग में उनकी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। फिर नेशनल लिस्ट में यूएनपी को 1 सीट दी गई, तब पार्टी की तरफ से उन्हें सांसद बनाकर भेजा गया था। विक्रमसिंघे को चालाक और चतुर माना जाता है। उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्टर बताया जाता है। 1990 के दशक में श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबारने का श्रेय भी उन्हें ही मिलता है। विक्रमसिंघे की हालिया जीत से आशंका भी है और उम्मीद भी। उम्मीद ये कि उनका पुराना अनुभव श्रीलंका को संकट के दौर से उबार लेगा, और आशंका ये कि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिलने में खासी मुश्किल होगी। विक्रमसिंघे गोटाबया की पार्टी के सपोर्ट से ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में उनसे अलग नीति तय करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जानकारों की माने तो विक्रमसिंघे राजपक्सा परिवार के एहसानों तले दबे हुए हैं। अगर वो इससे ऊपर नहीं उठ पाए तो उनकी आगे की राह आसान नहीं होगी। श्रीलंका के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं पासपोर्ट वाली रिपोर्ट की तरफ। पहले तो ये समझते हैं कि पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसमें संबंधित व्यक्ति की पहचान दर्ज होती है, जैसे नाम, पता, फोटो, जेंडर, दस्तखत और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। ये डॉक्यूमेंट सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट धारक को अपने देश से बाहर सफर करने और विदेश में कॉन्सुलर मदद हासिल करने का अधिकार होता है। सिर्फ पासपोर्ट हासिल कर लेने से आपको किसी दूसरे देश में जाने का अधिकार नहीं मिलता। इसके लिए संबंधित देश से परमिशन लेनी होती है। आमतौर पर यह परमिशन वीज़ा के माध्यम से मिलती है। हालांकि कई देशों के नागरिकों को दुनिया भर में इससे छूट मिली हुई है। यही किसी देश के पासपोर्ट को ताकतवर बनाता है। पासपोर्ट की ताकत कैसे डिसाइड होती है? इसका निर्धारण सफर करने की आज़ादी से किया जाता है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट वे होते हैं जिनके जरिए आप बिना किसी तामझाम के सबसे ज्यादा देशों में एंट्री ले सकते हैं। यानी इन पासपोर्ट्स के जरिए आप बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल लेकर किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि किन देशों के नागरिकों को इस तरह की छूट मिलती है।
इसका फायदा उन्हें मिलता है जिनसे किसी दूसरे देश को किसी तरह का डर या फिर खतरा नहीं होता। इसलिए पासपोर्ट की ताकत से किसी देश का चाल चरित्र भी तय किया जा सकता है। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? दरअसल लंदन की एक फर्म है हेनली एंड पार्टनर्स। ये ग्लोबल सिटीजनशिप और रेजिडेंस पर सलाह देने का काम करती है। इसने 19 जुलाई को तिमाही रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बेकार पासपोर्ट वाले देशों का नाम दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 3 देश इस लिस्ट में टॉप पर हैं। जापान को पहले नंबर पर रखा गया है। जापान के पासपोर्ट धारकों को 193 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के सफर करने की सुविधा है। दूसरे नंबर पर 2 देश हैं, सिंगापुर और साउथ कोरिया। दोनों देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में बिना तामझाम के सफर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर भी 2 देश हैं, जर्मनी और स्पेन, 190 देश। नंबर 4 फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, 189 देश। नंबर 5 ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, स्वीडन, 188 देश। नंबर 6 फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, 187 देश। नंबर 7 बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, 186 देश। नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, 185 देश। नंबर 9 हंगरी, 183 देश। नंबर 10 लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, 182 देश। ये 2 ही सबसे मजबूत पासपोर्ट्स की बात। अब सबसे कमजोर पासपोर्ट्स किस देश के हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे नीचे अफगानिस्तान का नाम है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले लोग सिर्फ 27 देशों में बिना तामझाम के यात्रा कर सकते हैं। इराक के पासपोर्ट पर 29 देश, सीरिया 30 देश, पाकिस्तान 32 देश, यमन 34 देश, सोमालिया 35 देश, नेपाल, फिलिस्तीन 38 देश, नॉर्थ कोरिया 40 देश। ये लिस्ट देखकर आपको सहज अंदाजा हो गया होगा कि इन देशों के पासपोर्ट इतने कमज़ोर क्यों हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है। तालिबान की सरकार को अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता नहीं मिली है। तालिबान पर आतंकियों को शरण देने के आरोप लगते हैं। तालिबान खुद आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। अफगानिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। इसके चलते लोग पलायन की फिराक में रहते हैं। इराक, सीरिया, यमन और सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट कमज़ोर होने की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है पाकिस्तान का राजनीतिक और आर्थिक संकट। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। देश भर में लोड शेडिंग है, महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा कार्यकाल के बीच में सरकार बदलती रहती है। इससे पाकिस्तान की छवि बिगड़ती है। ये संकेत देता है कि अगर पाकिस्तान के लोग उनके यहाँ आए तो वे वहाँ लंबे समय तक रुकने की कोशिश करेंगे। वे उनकी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा योगदान नहीं देंगे। दूसरी वजह आतंकवाद से जुड़ी है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। दुनिया भर में हुई कई बड़ी आतंकी घटनाओं में सीधे तौर पर पाकिस्तान का लिंक जुड़ा है। पाकिस्तानी नागरिकों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया और कई बार तो साजिश में उनका नाम आया है। इसके चलते पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर संदेह बना रहता है। यही कारण है कि उन्हें आसानी से एंटर करने नहीं दिया जाता। नेपाल, फिलिस्तीन और नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट्स पर वहाँ के राजनीतिक हालात का साया है। सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट्स के बारे में हमने जान लिया। लिस्ट में भारत कहाँ पर आता है, अब ये जानते हैं। भारत के पासपोर्ट को मध्यम मार्गी कहा जा सकता है। ये ना तो बहुत मजबूत है, ना ही बहुत कमज़ोर है। भारत का पासपोर्ट रखने वाले लोग एडवांस वीज़ा के बिना 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस मामले में भारत कोरोना महामारी से पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है। 2020 में महामारी के दौरान भारत के पासपोर्ट धारकों के पास 23 देशों का ऑप्शन बचा था। जानकारों की माने तो आने वाले समय में ये लिस्ट बहुत तेजी से बदल सकती है। जैसे जैसे कोरोना को लेकर डर कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलेंगे, वैसे वैसे वीज़ा को लेकर भी नियम बदलेंगे। इसी अनुपात में लिस्ट भी ऊपर नीचे होगी। इसका फायदा किन देशों को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी यूके से है। ब्रिटेन में नए पीएम को चुनने की रेस जारी है। पार्टी के अंदर चुनाव हो रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद अपना नेता चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। इस दौर में एक ट्रेंड शुरुआत से अभी तक बना हुआ है, वो है भारतीय मूल के ऋषि सुनक का आगे बने रहना। मंगलवार 19 जुलाई को चौथे राउंड की वोटिंग हुई। इस राउंड में भी ऋषि सुनक टॉप पर हैं। चौथे राउंड में सुनक को कुल 118 वोट मिले, जबकि केमी बटेनोच को 59। वो चौथे स्थान पर रहीं। इसी वजह से वो रेस से बाहर हो गई। अब कुल 3 उम्मीदवार बचे हैं। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी की पेनी मॉर्डांट और लिज ट्रूस से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। आगे क्या होगा? 20 जुलाई को पार्टी के अंदर वाली फाइनल वोटिंग होगी और पार्टी के सांसद ये तय करेंगे कि फाइनल राउंड के लिए कौन से 2 कैंडिडेट्स आगे जाएंगे। फिर इन 2 चुने हुए कैंडिडेट्स के बीच होगा मुकाबला। इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के सभी मेंबर वोटिंग करेंगे। फाइनल राउंड में जो जीतेगा वो पार्टी का नेता और देश का पीएम
चुना जाएगा। फाइनल राउंड की वोटिंग का रिजल्ट 5 सितंबर तक आ जाएगा। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की कुल संख्या 1,60,000 थी। इस बार ये संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस चुनाव से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे लल्लन टॉप आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी चीन से जुड़ी है। चीन के दक्षिण में बसे ग्वांगझू शहर के एक अपार्टमेंट में कुछ लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई, जिसके बाद कुछ लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को यह शक हुआ कि कुछ लोग सेंटर से भागकर अपने घरों में छिप गए हैं। इसी शक के आधार पर लोगों के अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया गया। बिना इजाजत उनके घरों के ताले तोड़कर जांच की गई। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपार्टमेंट के आसपास के लोगों को कोविड संक्रमित पाने के बाद क्वारंटीन सेंटर में ले जाया गया, लेकिन इनमें से कई लोग छुपकर वापस अपने घर चले गए थे। इसी वजह से दूसरे लोगों के भी घर में छिपे होने का शक हुआ और ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये मामला था 10 मई का, लेकिन हम ये खबर आपको अभी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल इस घटना की कुछ लोगों ने वीडियो बना ली थी। जब ये वीडियो चीनी सोशल मीडिया सिना वीबो पर वायरल हुई तो हंगामा हुआ, मीडिया में ये बात आने लगी और अब जाकर शहर के प्रशासन ने इसके लिए माफी मांगी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच कराई जाएगी और इसमें शामिल लोगों को सजा दी जाएगी। चीन ने कोरोना को लेकर काफी कड़ी नीतियां अपनाई हुई हैं। इसका उदाहरण हमें महामारी के शुरुआती दौर में दिखा था। उस वक्त शंघाई शहर में कई महीनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया था। चीन में अभी भी 1000 से ज़्यादा सामूहिक लॉकडाउन लगे हुए हैं, क्योंकि चीन में इस समय ओमिक्रॉन वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। चीन में 90% से अधिक आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। इसके बावजूद सरकार सख्ती कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।